बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस टू माय सेल्फ, माय नेम इज हुसैन रज़ा एंड आई एम अ लेक्चरर ऑफ द कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। In class today we are going to be discuss a very interesting topic related to the principles of accounting item batch 1 कि आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन है। अगर स्टूडेंट जो कि अभी नया नया अकाउंटिंग करना चाह रहा है सो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग को लेके चलते हैं आज। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। क्लास सबसे पहले हमारी जो बुक टाइटल है, बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। आइटम पार्ट 1 से रेलेवेंट है। तो अकाउंटिंग को जानने से पहले सबसे पहले आपको बुक टाइटल के मुताबिक बता दूं कि हमारे पास ये लफ्ज़ प्रिंसिपल्स का क्या मतलब है। प्रिंसिपल्स का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन। एज यू नो कि अगर हम कोई भी काम करते हैं, लेट्स सपोज के मैं कोई भी सिस्टम रन करता हूँ, मैं कोई भी चीज़ चलाता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो देयर आर सम रूल्स, वहाँ पे कुछ रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है। अगर क्लास आपने अकाउंटिंग को फॉलो करना है यू मस्ट बी फॉलो द रूल्स फर्स्टली। तो आपको सबसे पहले अकाउंटिंग के रूल्स का पता होना चाहिए, रूल्स का आइडिया होना चाहिए कि हम किस तरह से रूल्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये रिजल्ट्स आएंगे। तो इसका मतलब है कि प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग जो बुक टाइटल है अगर उसको देखें तो प्रिंसिपल्स का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन। तो क्लास आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास अकाउंटिंग की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। अकाउंटिंग इज अ बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग इज इंफॉर्मेशन सिस्टम ये एक मालूमाती सिस्टम है विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन about financial performance and financial position of organization. जी क्लास अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक मालूमाती सिस्टम है जो हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि माली हालत के मतलब जो है वो बताता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब है माली कारकर्दगी और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि माली हालत के मतलब यानी कि हमारे पास प्रॉफिट कितना है, हमारे पास सेल्स कितनी है, हमारे पास लॉस कितना है, यानी कि लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, सेल्स परचेज यानी कि इनके मतलब हमें जो मालूमात प्रोवाइड कर रहा होता है क्लास में हमारा क्या है अकाउंटिंग है। तो फिर से प्रॉपर समझ लेते हैं अभी तक हमने क्या डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी नो अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। आपको अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसकी बेस के ऊपर हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। क्लास इसके अलावा बात की कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग इसकी प्रॉपर हम डेफिनेशन की तरफ गए तो सिंपल सी सादा सी जबान में जो डेफिनेशन है वो है अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम which provide information about the financial performance and the financial position of the organization, यानी कि उस इंफॉर्मेशन में क्या हो सकता है, बिजनेस इंफॉर्मेशन में क्या हो सकता है। अगर हम बात करें उस इंफॉर्मेशन में किस किस्म की इंफॉर्मेशन है कि आपकी सेल्स कितनी है, आपकी
परचेज कितनी है, आपका प्रॉफिट कितना है, आपका लॉस कितना है। सो दीज टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन व्हिच इंक्लूड इन द अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये अकाउंटिंग सिस्टम में उस तरह की जो है मालूमात है जी। क्लास अगर हम आगे चलते हैं, अकाउंटिंग के बाद यू मस्ट नो अबाउट द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में नंबर 1 हमारे पास जो आ रहा है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आगे आ रहा है कास्ट अकाउंटिंग, और आगे आ रहा है मैनेजरियल अकाउंटिंग। जी क्लास हमारे पास इसकी जो 3 किस्में हैं अकाउंटिंग की, हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन कास्ट अकाउंटिंग एंड देन मैनेजरियल अकाउंटिंग। जी क्लास फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, कास्ट अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या होती है, आइए हम इसको जो है वो करते हैं। नंबर 1 हमारे पास है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर क्लास हमने प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना है तो यू मस्ट बी नो अबाउट द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जरिए अपने प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करेंगे। आगे इसकी डेफिनेशन प्रॉपर देखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग which is used to calculate profit or loss। and profit or loss and financial position of business। ठीक हो गया क्लास? आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये भी ब्रांच अकाउंटिंग की एक ब्रांच है, ठीक है, और विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, जो कि हम प्रॉफिट और लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस के लिए जो है वो इस किस्म की अकाउंटिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे कॉस्ट अकाउंटिंग नंबर 2। तो यू कैन बी से इट इज यूज्ड, ये भी आपकी अकाउंटिंग की एक ब्रांच है। ब्रांच नंबर 2 आप कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय बिजनेस। यानी कि कास्ट अकाउंटिंग हमें ये बता रही होती है कि ये चीज कितने की बनी है, इसके ऊपर कितनी लागत आई है। तो क्लास अगर आपने एक्चुअली कॉस्ट को चेक करना है तो यू मस्ट बी गो फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो आपको उसके लिए कास्ट अकाउंटिंग की तरफ जो है वो जाना होगा। आगे है मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या है? व्हिच इज यूज्ड टू मेक मैनेजरियल डिसीजंस, which is used to make managerial decisions। क्लास अगर आपने मैनेजरियल किसी भी किस्म के कोई डिसीजंस लेने हैं तो उसके लिए आपको मैनेजरियल अकाउंटिंग जो है वो करना पड़ेगी। अच्छा, अगर हम फिर से बात करें तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में मतलब क्या है कि हमारे पास 3 किस्म की अकाउंटिंग है। हमारे पास यू कैन से कि देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर 2 कास्ट अकाउंटिंग एंड नंबर 3 मैनेजरियल अकाउंटिंग। क्लास फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये अकाउंटिंग की एक ब्रांच है। आप क्या कह सकते हैं, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, यानी कि प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए ये इस्तेमाल
और यहाँ आप ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये भी है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस के लिए भी यूज की जा सकती है उसको चेकआउट करने के लिए। इसके अलावा क्लास अगर कास्ट अकाउंटिंग की बात करें, इट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द अकाउंटिंग। अगर आप कास्ट अकाउंटिंग में क्या है कि कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड हो, आप चेक करना चाह रहे हैं कि ये चीज़ कितने की बनी है, तो उसके लिए आप जो अकाउंटिंग करेंगे वो हमारे पास कास्ट अकाउंटिंग कहलाएगा। प्लस इसके अलावा अगर हम बात करें मैनेजरियल अकाउंटिंग की, तो मैनेजरियल अकाउंटिंग इट इज़ यूज्ड, अब ये इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि आप क्या कर सकें, आप जो मैनेजरियल डिसीजंस जो है वो इससे कर सकें। तो इसके लिए क्लास क्या इस्तेमाल की जाएगी, इसके लिए आप मैनेजरियल अकाउंटिंग को इस्तेमाल करेंगे। ये थी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग क्या होती है। क्लास आगे हम बात करते हैं बुक कीपिंग क्या होती है। अकाउंटिंग के बाद हम बुक कीपिंग की बात कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा बेसिक्स है, तो ये चीजें आपको जो है वो आनी चाहिए, ठीक है। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग क्या है, आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को, अकाउंटिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग क्या है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन in the books of accounts। तो क्लास आप क्या कह रहे होते हैं बुक कीपिंग में, ये एक आर्ट है, ये एक फन है रिकॉर्ड करने का, इसको मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को, यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा शामिल हो, किसमें, इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। इस कार्ड क्या कहलाता है, इस कार्ड इस कार्ड बुक कीपिंग। तो क्लास क्या कहलाता है, वो बुक कीपिंग कहलाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे पास की अकाउंटिंग, और हमने बात की अकाउंटिंग की ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की, इसके अलावा अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास बुक कीपिंग क्या होता है। क्लास अब आते हैं बिजनेस के ऊपर। तो बिजनेस क्या होता है, हम उसकी तरफ आते हैं क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो यू मस्ट बी नो अबाउट द क्लियर डेफिनेशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ द बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस, any activity which is done for earning profit is called business। लेकिन क्लास एनी लीगल एक्टिविटी लिखेंगे तो ज्यादा सूटेबल रहेगा। कोई भी ऐसी कानूनी सरगर्मी जो आप नफा कमाने की गर्ज से कर रहे हो तो वो आपके पास क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। लेकिन एक्टिविटी किस किस्म की होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए, जिसके ऊपर आपकी गवर्नमेंट ने कोई भी पाबंदी ना लगाई हो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एनी लीगल एक्टिविटी व्हिच इज डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट। एनी लीगल एक्टिविटी व्हिच इज डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। कोई भी कानूनी सरगर्मी जो अगर प्रॉफिट कमाने की गर्ज से आप लोग कर रहे हैं वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका बिजनेस कहलाएगा। प्लस अकाउंटिंग को समझने के लिए कुछ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग हैं, यू मस्ट बी नो अबाउट बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉपर अकाउंटिंग। आपको प्रॉपर अकाउंटिंग करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि अभी हमने डिस्कस किया कि अकाउंटिंग क्या होती है, फिर हमने प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस किया, फिर हमने कुछ ये देखा कि अकाउंटिंग की कितनी जो है वो काइंड्स हैं, ठीक है, कितनी उसकी ब्रांचेस हैं। फिर ब्रांचेस के बाद मैंने बुक कीपिंग का आपको बताया, बुक कीपिंग के बाद मैंने बिजनेस को आपको बताया। अभी आप क्लास गुड्स के मतलब बात करते हैं। अकाउंटिंग में लफ्ज गुड्स इस्तेमाल होता है, इसको गुड्स या मर्चेंडाइज कह सकते हैं, बोथ आर द सेम। गुड्स आर मर्चेंडाइज का मतलब है चीजें, अशिया, यानी कि मसलन की अगर हम ये बात करें, इन अ बिजनेस एनीथिंग व्हिच इज मैन्युफैक्चर्ड, in a business anything
which is manufactured or purchased for resale purpose is called or called goods. क्या कहलाती हैं? वो गुड्स कहलाती हैं। कारोबार में कोई भी चीज जो भी मैन्युफैक्चर की जाए या परचेज की जाए, मैन्युफैक्चर का मतलब है तैयार की जाए, परचेज या खरीदी जाए, प्लस परचेज फॉर रीसेल पर्पस, यानी कि दोबारा बेचने के लिए आप उसको क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। तो आपके पास क्या कहलाएंगे? वो आपके पास गुड्स कहलाएंगे। अगर हम जब भी बिजनेस में गुड्स या मर्चेंडाइज की बात करें तो क्लास गुड्स एंड मर्चेंडाइज वो चीजें होती हैं जो कारोबार में तैयार की जाती हैं या इनको खरीदा जाता है। किस मकसद के लिए? फॉर द रीसेल पर्पस। रीसेल पर्पस के लिए आर कॉल्ड गुड्स और मर्चेंडाइज। वो गुड्स या मर्चेंडाइज कहलाती हैं। जी क्लास आगे अगर हम बात करें परचेज क्या होता है, अगर हम बात करते हैं परचेज की, अभी जो टर्म है इसकी डेफिनेशन है इन अ बिजनेस व्हेन गुड्स आर परचेज्ड, तो वो क्या कहलाएगी? इज कॉल्ड परचेज। परचेज का मतलब होता है खरीदना, यानी कि ऐसी चीजें खरीदना जो आप दोबारा किस मकसद के लिए ले रहे हो, यानी कि दोबारा रीसेल पर्पस के लिए खरीद रहे हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगी? परचेज कहलाएगी। कारोबार में इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं। इन अ बिजनेस व्हेन गुड्स आर परचेज इज कॉल्ड परचेज, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी क्लास परचेज कहलाएगी। इसी तरह से क्लास परचेज दो किस्म की होती है, आप यहां मैं क्लियर कर दूं। बिजनेस में खरीदारी दो किस्म की होती है। एक परचेज के, अगर हम दो इसमें डिवाइड करें तो एक है कैश परचेज और एक है क्रेडिट परचेज। यानी कि आपने सबसे पहले परचेज का आपको आइडिया होना चाहिए। व्हेन गुड्स आर परचेज इन बिजनेस इज कॉल्ड परचेज। यानी कि परचेज हमारे पास दो किस्म की होती है। आप ये कह सकते हैं कैश परचेज व्हेन गुड्स आर परचेज एंड, यानी कि और इसके अलावा क्रेडिट परचेज। सॉरी, अभी हम कैश परचेज की तरफ बात करते हैं। मसलन कि हमने कोई भी चीज खरीदी है तो क्लास हमने नकद अगर खरीदी है, व्हेन गुड्स आर परचेज एंड कैश इज पेड, तो आपने कैश पे कर दिया ऑन द सेम टाइम, यानी कि उसी वक्त ही, तो वो हमारे पास कैश परचेज कहलाएगी। इफ वी टॉक अबाउट द क्रेडिट परचेज, तो क्रेडिट परचेज क्या होती है? व्हेन गुड्स आर परचेज बट कैश इज पेड इन फ्यूचर, लेकिन आपने कैश कहां पे कब पे किया? फ्यूचर में पे किया, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो हमारे पास क्रेडिट परचेज कहलाएगा। जी कैश परचेज की हम डेफिनेशन देखें, व्हेन goods are purchased and cash paid at the same time, at the same time is called cash परचेज। अगर हम लास्ट क्रेडिट परचेज की बात करें, व्हेन गुड्स आर परचेज but cash is not paid at the same time is called क्रेडिट परचेज। यानी कि आपने
चीजें खरीदी हैं, उधार खरीदी हैं, या कैश इज पेड इन फॉर्म द, यू कैन से कि कैश इज पेड इन फ्यूचर। तो आप ये कह सकते हैं कि जब पैसा आपका फ्यूचर में पे किया जाए तो क्रेडिट परचेज है, लेकिन अगर आप सेम टाइम पर क्लास आपको व्हेन गुड्स आर परचेज एंड कैश इज पेड एट द सेम टाइम, तो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास कहलाएगा कि ये हमारे पास कैश परचेज है। अच्छा क्लास परचेज रिटर्न की अगर हम बात करें, परचेज रिटर्न की अगर हम बात करें, उम्मीद है कि ये सारे मामला आपको डिस्कस जो मैंने किया है आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि बेसिक जो डिस्कशंस थी जो हमने अभी की। इसके अलावा अगर हम बात करें परचेज रिटर्न आर रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न आर रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि देखिए आप जब भी कोई चीज खरीदते हैं बाज़ दफ़ा कस्टमर को वो चीज़ पसंद नहीं आती। लेट्स सपोज कि आई वांट टू परचेज दिस मार्कर, मैं ये मार्कर खरीदना चाहता हूँ, बट मैंने जब मार्कर लिया तो मुझे वो मार्कर पसंद नहीं आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं फिर वो वापस कर दूंगा, तो मेरे लिए क्या होगी, परचेज रिटर्न होगी। इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि खरीदी हुई चीज़ें वापस करना। व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय द बायर टू सेलर, इसकी क्या है परचेज रिटर्न की डेफिनेशन, यानी कि व्हेन goods are returned to buyer to seller by buyer to seller due to any reason, it is called purchase return. It is called purchase return or return outward by तो बाय की तरफ से वो आपके पास क्या होगी, रिटर्न आउटवर्ड होगी, ठीक है। यहाँ परचेज रिटर्न हो, यानी कि जब आपने चीजें खरीदी और किसी भी वजह से आपको चीजें वापस करना पड़ गई ड्यू टू एनी रीजन, यानी कि आपको पसंद नहीं आई और आपने चीजें वापस कर दी, तो हमारे पास ये क्लास क्या है, इज कॉल्ड परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड बाय द बायर। बायर के लिए, बायर की तरफ से ये हमारे पास क्या है, ये फॉर द बायर लिख सकते हैं, बाय बायर, यहाँ फॉर बायर एज सेम थिंग, फॉर बायर लिख लेते हैं, ये सुटेबल है, ठीक है। इसके अलावा क्लास सेल की बात करें, परचेज अभी हमने डिस्कस किया था परचेज को, इसमें हमने क्या डिस्कस किया भाई, आपके पास परचेज क्या है, यानी कि व्हेन गुड्स आर परचेज, जब चीजों को आप खरीदते हैं, इट इज कॉल्ड परचेज। फिर बात की गई कि परचेज कितनी किस्म की होती है, दो किस्म की। नंबर 1 हमारे पास अगर हम बात कर रहे हैं परचेज, हमारे पास आ रही है क्रेडिट परचेज एंड कैश परचेज। क्लास अभी हमने डिस्कस किया कि कैश परचेज क्या होती है, कैश परचेज एक ऐसी परचेज होती है, यानी कि जब व्हेन गुड्स आर परचेज, जब अशिया खरीदी जाती हैं, चीजें खरीदी जाती हैं, एंड कैश इज पेड एट द सेम टाइम, तो आपने फौरन ही क्या किया, आपने पैसे पे कर दिए। इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास होगी कैश परचेज। बट अगर क्रेडिट परचेज की बात करते हैं, आपने चीज अभी खरीदी और आपने उस शॉपकीपर से, उस बंदे से ये कमिटमेंट कर ली कि आई विल पे इन फ्यूचर इंशाल्लाह, मैं आपको फ्यूचर में इसके पैसे दूंगा क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। प्लस वो परचेज तो है, लेकिन कौन सी परचेज है, वो क्रेडिट परचेज है। फिर इसके बाद अभी मैंने डिस्कस किया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि खरीदी हुई चीजों को वापस करना। इसका मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल जो आपने मुझसे चीज खरीदी थी, किसी भी वजह से वो आपको चीज पसंद नहीं आई, तो आपने वो वापस कर दी, तो हमारे लिए परचेज रिटर्न कहलाएगी या रिटर्न आउटवर्ड कहलाएगी। किसके लिए, उस बंदे के लिए जिसने उस चीज को खरीदा होगा। यानी कि ये देखिएगा हमारे पास है व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय बायर टू सेलर, जब चीजें वापस की जाती हैं बायर टू सेलर ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी वजह से, इट इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है, वो हमारे पास परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड कहलाता है। प्लस आगे इस तरह से सेल है,
सेल क्या होती है? When goods are sold, when goods are sold, जब चीजों को बेचा जाता है, it is called सेल। सेल का मतलब होता है बेचना। भाई जब आपने गुड्स को मर्चेंडाइज को सेल आउट कर दिया तो हमारे लिए क्या है? when goods are sold it is called सेल। तो वो क्या कहलाएगा? क्लास वो सेल कहलाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे चीज क्लियर कर दूं कि सेल भी उसी तरह से दो किस्म की होती है। कौन कौन सी? कैश सेल और क्रेडिट सेल। ठीक हो गया? अब क्लास ये कैश सेल क्या होती है? यानी कि जब चीजें खरीदी जाएं, यानी कि when goods are sold and cash is received at the same time। and cash is received at the same time is called कैश सेल। अगर हम क्रेडिट सेल की बात करें, when goods are sold but cash is not received at the same time, cash will be received in form of the, you can say कि in future, यानी कि cash when goods are sold, अगर क्रेडिट सेल की बात करें and cash will be received in future is called credit sale। तो वो क्या कहलाएगी? वो क्रेडिट सेल क्लास कहलाएगी। ठीक है? कैश सेल फिर से बात करते हैं। सेल क्या होती है? जब चीजों को बेचा जाता है तो आपके पास सेल होती है। सेल दो किस्म की होती है क्लास, एक ऐसी सेल यानी कि जो कि कैश सेल और एक क्रेडिट सेल। ऐसी सेल जब आपने सेल की, किसी बंदे को चीजें सेल आउट की हैं, बेच दी हैं और पैसा उसी वक्त रिसीव कर लिया है, वो हमारे पास कैश सेल होगा। क्रेडिट सेल क्या होती है कि जब आपने किसी बंदे को चीजें सेल की लेकिन पैसा फ्यूचर में रिसीव करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास क्रेडिट सेल होगा। सेल रिटर्न क्या होती है? इसी तरह से सेल रिटर्न है जैसे परचेज रिटर्न है और इसका दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड था। इसी तरह से हमारे पास सेल रिटर्न है। जी क्लास सेल रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड। आप ये कह सकते हैं when goods are returned by buyer, सेल रिटर्न हुई है, buyer to seller due to any reason, due to any reason it is called sale return। क्लास जब चीजें रिटर्न की बायर की तरफ से सेलर को किसी भी वजह से, हो सकता है वो चीजें पसंद ना आई हो, यानी कि वो आपके पास क्या कहलाएगी? वो सेल रिटर्न कहलाएगी। इसका दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड है। क्लास आगे हम बात करते हैं स्टॉक की। उम्मीद है कि इस चीज की आपको समझ आ गई होगी। ये वो तमाम टर्म्स हैं जिनको अकाउंटिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारी चीजें जो है वो समझ में आनी चाहिए। अभी हमारे पास स्टॉक है। स्टॉक का दूसरा नाम है इन्वेंट्री, जिसको हम जखीरा कहते हैं। ठीक है?
द पार्ट ऑफ द गुड विच रिमेन अनसोल्ड। Which remain unsold is called stock or inventory। यानी कि चीजों का वो हिस्सा, अशिया का वो हिस्सा जो कि remain unsold, जो बाकी बचा हुआ है, अभी सेल आउट नहीं हुआ, वो हमारे पास क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है और इन्वेंटरी कहलाता है। ठीक है क्लास, लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल कैसे हो सकती है कि आपके पास जो टोटल गुड्स थी, टोटल गुड्स आप ये कह सकते हैं, अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें लाइक किसी भी चीज की, तो हमारे पास 10 प्रोडक्ट्स थी। ठीक है 10 प्रोडक्ट्स, मिसाल दे रहा हूं, उसमें से 6 सेल आउट हो गई, बाकी जो 4 है वो अनसोल्ड है, तो वो हमारे पास क्या हो गया? ये अनसोल्ड हमारे पास है स्टॉक, अभी हमारे पास ही पड़ा हुआ। ठीक है तो ये हमारे पास अनसोल्ड है जी। क्लास अनसोल्ड स्टॉक की बात, यानी कि अगर हम इन्वेंटरी की बात के बाद, स्टॉक की बात के बाद अगर बात करें तो डेटर्स, ये क्या होते हैं भाई? डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल्स, डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल्स। The person to whom goods are sold on credit are called debtors or अकाउंट रिसीवेबल्स। यानी कि अगर हम बात करें तो ये वो लोग होते हैं, यानी कि द पर्सन्स टू होम गुड्स, ये वो लोग होते हैं जिनको आप अशिया जब सेल आउट करते हो उधार बेस पे, ये आपके पास डेटर्स कहलाते हैं, या आपके पास इनका दूसरा नाम है अकाउंट रिसीवेबल कहलाते हैं। आगे है हमारे पास डेटर्स के बाद क्रेडिटर्स और अकाउंट्स पेएबल। The persons from whom goods are purchased, the persons from whom goods are purchased on credit, यानी कि आप इनसे उधार पे जो है वो चीजें खरीद, जो है इनको आप ये कह सकते हैं कि उधार पर चीजें आपने खरीदी हैं ऑन क्रेडिट बेसिस। इज कॉल्ड क्रेडिटर्स और अकाउंट पेबल्स। ऐसे बंदे जिनसे हमने चीजें उधार खरीदी हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? वो हमारे पास अकाउंट्स पेबल या क्रेडिटर कहलाते हैं। ठीक है क्लास, इसके अलावा हम आने वाली वीडियोस में फर्दर डिस्कशन करेंगे, जिसमें आने वाली दूसरी बेसिक टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो डिस्कस किया अकाउंटिंग क्या होती है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस किया। इसके अलावा क्लास जो हम डिस्कस कर चुके हैं अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। इसके अलावा हमने बुक कीपिंग को डिस्कस किया। बुक कीपिंग के डिस्कस करने के बाद हम स्टॉक की तरफ आए, डेटर्स, अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट्स पेएबल, और इसके अलावा हमने सेल्स को डिस्कस किया, क्रेडिट सेल को डिस्कस किया।
इसके अलावा हमने परचेज को डिस्कस किया, परचेज, क्रेडिट परचेज, कैश परचेज को डिस्कस किया, रिटर्न आउटवर्ड्स को डिस्कस किया, अकाउंटिंग की बेसिक्स टर्म्स को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने लास्ट वीडियोस में कुछ टर्म्स बेसिक्स को डिस्कस किया। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में। जो क्लास आज हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है कैश डिस्काउंट, कि हमारे पास कैश डिस्काउंट क्या होता है। कैश डिस्काउंट है इफ द डेटर पेड कैश बिफोर ड्यू डेट। Before the due date and seller giving concession. If the debtor paid cash before due date, अगर आपका जो डेटर है यानी कि आपका जो मकरूज है वो मुकर्ररा तारीख से पहले, ड्यू डेट का मतलब है मुकर्ररा तारीख से पहले आप सेलर मुकर्ररा तारीख से पहले पैसे पे कर दे। मसलन कि मैं अगर आपको एक बात कहूँ कि आपने मुझसे एक चीज़ खरीदी थी और मैंने आपको ये कहा था कि अगर मसलन कि आपने 10 तारीख को मुझे पैसे जो दे देने हैं, तो 10 तारीख जैसे आई, 10 तारीख से पहले ही आपने 5 तारीख को मुझे पैसे दे दिए और उसके बदले में मैंने आपको क्या किया, कंसेशन दे दी। मैंने आपको डिस्काउंट जो कंसेशन दे दिया वो हमारे पास जो डिस्काउंट दे दिया वो हमारे पास क्या होगा, वो कैश डिस्काउंट होगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं डिस्काउंट गिवन बाय द सेलर टू बायर इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड फॉर द सेलर। यानी कि डिस्काउंट अलाउड की अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं आगे, ये तो क्लियर हो गया कि इफ द डेटर पेड कैश बिफोर द ड्यू डेट, अगर मकरूज यानी कि जिसने आपसे उधार कोई चीज खरीदी थी उसने मुकर्ररा तारीख से पहले आपको पेमेंट कर दी है, तो आप उसको कौन सा डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट देंगे। अगर कैश डिस्काउंट, अब डिस्काउंट में भी हमारे पास 2-3 किस्में आती हैं। जैसे अगर हम बात करें कैश डिस्काउंट के बाद है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड मसलन के डिस्काउंट गिवन बाय सेलर टू बायर, डिस्काउंट given by seller to buyer is called discount allowed। वो क्या कहलाएगा, डिस्काउंट अलाउड कहलाएगा। आगे हम बात करते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड की। इसी तरह से इसके इन्वर्स चलना है हमने। डिस्काउंट अलाउड के बाद अगर हम बात करें डिस्काउंट रिसीव्ड की, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है, डिस्काउंट गिवन बाय सेलर टू बायर इज कॉल्ड गिवन बाय seller to buyer is called discount received for buyer। यानी कि अगर आपको डिस्काउंट दिया जाता है किसकी तरफ से, सेलर की तरफ से, बेचने वाले की तरफ से खरीदार को, तो वो बेचने के खरीदार वाले के लिए, खरीदने वाले के लिए क्या होगा, वो डिस्काउंट रिसीव होगा। यानी कि अगर मैं ये बात करूं कि लेट्स सपोज कि आपने मुझे कितने की चीज बेची, लेट्स सपोज एक है सेलर, एक है बायर। अब सेलर ने जो 10 वाली चीज थी, यहां पे कह सकते हैं 1000 पे 10% आपको डिस्काउंट दे दिया।
तो अगर हम 1000 का 10% लेंगे तो कितना आ जाएगा 100, यानी कि अभी 1000 से 100 निकाला तो हमारे पास कितना आ गया 900। 1000 वाली चीज आपको कितने की मिल गई 900 की। तो y के लिए जो 100 था वो क्या था, वो डिस्काउंट रिसीव था। किसकी तरफ से, बाय सेलर की तरफ से। इसके लिए क्या था, वो डिस्काउंट रिसीव था। जी क्लास, डिस्काउंट रिसीव और अलाउड के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आ रहा है डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट गिवन बाय मैन्युफैक्चरर और होलसेलर। मैन्युफैक्चरर और होलसेलर टू रिटेलर on list price is called trade discount। आप ये कह सकते हैं मसलन के लिस्ट प्राइस का मतलब ये हुआ कि अशिया पर लिखी हुई कीमत पर अगर आपको डिस्काउंट मिलता है, मसलन के ये डिस्काउंट किसकी तरफ से दिया जाता है, मैन्युफैक्चरर जो चीजों को तैयार करता है, तैयार करने वाला, और होलसेलर यानी कि हमारे पास थोक फरोश, ठीक है, यानी कि जो कि आप ये कह सकते हैं कि ऐसा बंदा यानी कि भाई दाल में चीजें खरीदता है, अगर उनकी तरफ से लिस्ट प्राइस के ऊपर यानी कि ऐसी चीजें मतलब कि ऐसी कीमतें यानी कि जो कि प्रोडक्ट्स पे लिखी होती हैं उस पे आपको डिस्काउंट दे तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास ट्रेड डिस्काउंट क्लास कहलाएगा। जी डिस्काउंट अभी हमने देखा कि डिस्काउंट में हमारे पास कितनी चीजें आ रही थी, कैश डिस्काउंट आ रहा था, इसके अलावा डिस्काउंट अलाउड आ रहा था, इसके अलावा डिस्काउंट रिसीव्ड आ रहा था, इसके अलावा ट्रेड डिस्काउंट आ रहा था। जी क्लास आगे हम देखते हैं अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। इसके बाद है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड अकाउंटिंग पीरियड की अगर हम बात करें तो हमारे पास आ रहा है कि द पीरियड फॉर विच द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इज कैलकुलेटेड। The period you can say in which we calculate profit or loss of business is called accounting period. It is normally 1 year. तो it is normally consist of 1 year class। ये normally जो होता है वो 1 year के ऊपर होता है। It is normally consist of 1 year। तो क्लास ये 1 ईयर का होता है, यानी कि एक ऐसा पीरियड जिसमें आप प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर रहे हो। किसके प्रॉफिट और लॉस को, बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर रहे हो, वो हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। उसकी जो ड्यूरेशन है ये कंसिस्ट है ऑफ 1 ईयर के ऊपर, ठीक है। अब क्लास इसके बाद अगर हम बात करें अकाउंटिंग सिस्टम की, accounting system
अकाउंटिंग क्या है? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। सिस्टम कितने हैं? दो। एक है अप्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, और एक है कैश सिस्टम। ठीक हो गया। सिस्टम कितने हैं? दो, अप्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब अगर हम बात करते हैं कैश सिस्टम की, तो कैश सिस्टम क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग it is a system in which accounting entries are made only when cash is received। यानी कि अकाउंटिंग का कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप अकाउंटिंग की एंट्रीज उस वक्त करते हैं जब आपको कैश मिल जाए। अदरवाइज आप अकाउंटिंग की जो सिस्टम अकाउंटिंग एंट्रीज की जो रिकॉर्डिंग जो आप वहां पे नहीं कर सकते। यानी कि अप्रूवल बेसिस की अगर हम बात करें, इट इज सिस्टम इन एक्सपेंस एंड रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड व्हेन इनकर्ड एंट्रीज कैश इज पेड और नॉट। यानी कि इसमें क्या है, आप रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ द एंट्रीज, recording of expenses or revenue when cash is paid or not। तो ये मैटर नहीं करता, कैश आपको पैसा मिला या नहीं मिला कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने एक्सपेंस और रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो कर लेनी है। जी क्लास, उम्मीद है कि आपको अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर डिग्री जो है वो पता चल गया होगा। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। क्लास सिस्टम हमारे पास दो किस्म का होता है, एक हमारे पास है अप्रूवल सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग, एक हमारे पास होता है कैश सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग। क्लास अगर हम अप्रूवल सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग की बात करें तो इसमें आप रिकॉर्डिंग ऑफ द एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू आप कर लेते हैं कब तक, यानी कि चाहे वो आपको कैश मिले या ना मिले, डजंट मैटर। लेकिन कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का ये सिस्टम है कि इट इज अ सिस्टम इन व्हिच अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड ओनली, यानी कि उस वक्त ही अकाउंटिंग एंट्रीज की जाती हैं जब आपको कैश जो है वो मिल रहा होता है। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, हम अकाउंटिंग का जो बेसिक्स डिस्कस कर रहे थे, आईकॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 है जिसका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे क्लास वो है हेड्स ऑफ अकाउंटिंग। हेड्स ऑफ अकाउंटिंग आप ये कह सकते हैं इसके मुताबिक कि ये वो तमाम हेड्स हैं जिनके ऊपर आपकी अकाउंटिंग जो है वो खड़ी है। इसको पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। अगर क्लास किसी भी चीज़ को आपने बनाना हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसकी बेसिक्स को, यानी कि उसकी बुनियादों को जो है वो अच्छा रखना होगा। अकाउंटिंग के जो हेड्स हैं, अकाउंटिंग के जो पिलर्स हैं, वो ये चीज़ है जिनके ऊपर अकाउंटिंग खड़ी है। अगर इन पिलर्स को हटा दिया जाए या इन पिलर्स आप ये समझें कि इन पिलर्स के बगैर हम अकाउंटिंग कर सकते हैं, हेड्स ऑफ अकाउंटिंग के बगैर हम अकाउंटिंग कर सकते हैं, तो क्लास इट इज़ इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल भी नामुमकिन है। तो आप देखते हैं कि हमारे पास हेड्स ऑफ अकाउंट्स कितने हैं। देयर आर 5 मेन हेड्स ऑफ अकाउंट। नंबर 1 हमारे पास है एसेट्स, नंबर 2 expenses, number 3 capital, number 4 income or revenue, and number 5
लाइबिलिटीज। तो क्लास हमारे पास अकाउंटिंग के जो हेड्स हैं वो हमारे पास कितने हैं? 5। देयर आर 5 मेन हेड्स ऑफ अकाउंट्स। नंबर 1 एसेट्स, नंबर 2 एक्सपेंसेस, नंबर 3 कैपिटल, इनकम और लायबिलिटीज। एसेट्स के मतलब हमारे पास है असासा, असासा जाल। एसेट्स क्या होते हैं? अगर हम उर्दू मतलब इसका देखें तो हमारे पास है असासा जाल। एक्सपेंस खर्चे, कैपिटल आपका है सरमाया, और इनकम और रेवेन्यू आपकी है आमदनी, और लायबिलिटी है आपकी जिम्मेदारियां। लायबिलिटीज क्या है? आपकी जिम्मेदारियां। सो देयर आर द 5 मेन हेड्स ऑफ अकाउंट्स। क्लास हम पहले अगर एसेट्स की बात करें तो क्या है एसेट्स की डेफिनेशन? एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज एंड पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। एसेट्स क्या है? अगर हम पहले इसकी डेफिनेशन देखें, एसेट्स क्या है? एसेट्स और प्रॉपर्टीज और possessions of business is called assets। यानी कि आपके कारोबार की प्रॉपर्टी और पोजेशन, या आप ये कह सकते हैं फॉर्म ऑफ द कि ऐसी वो तमाम चीजें जो आपकी मलकियत में है, जो आपके कब्जे में है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, बिजनेस की वो तमाम चीजें। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज आर द पोजीशन ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस की वो तमाम चीजें होती हैं जिनके ऊपर आपका कब्जा हो, वो आपके पास क्या कहलाते हैं? एसेट्स कहलाते हैं। क्लास जैसे कि कैश इन हैंड है। एसेट्स की अगर बात करें तो एसेट भी दो किस्म के होते हैं। एक है हमारे पास फिक्स्ड एसेट, एक है हमारे पास करंट एसेट। अब फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट जो लॉन्ग टर्म होते हैं, मोर देन 1 ईयर, और अगर करंट एसेट जिनकी आप इसके दौरानिया 1 ईयर तक ही होता है, उसमें भी हमारे पास दो किस्म के एसेट्स आ रहे होते हैं। टेंजिबल एसेट्स हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे तो मैं आपको काफी डिटेल में वो चीजें बताऊंगा। तो एसेट्स क्या हैं? एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज और द पोजीशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एसेट्स। अब एसेट्स की एग्जांपल अगर हम दे लें तो हमारे पास क्या आएगा? एग्जांपल्स ऑफ एसेट्स में हमारे पास आ रहा है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अकाउंट रिसीवेबल। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं हमारे पास एसी है, गोल्ड है, फर्नीचर है। एसी लिख दो, गोल्ड लिख दो, फर्नीचर लिख दो, कार लिख दो, बिल्डिंग लिख दो, क्योंकि ये आपके पास क्या है? आपके कब्जे में है। ठीक है, कंप्यूटर लिख दें, मोटरसाइकिल लिख दें, ट्रक लिख दें, ये सारा कुछ है वो आपके कब्जे में है। आगे हम बात करते हैं एसेट्स के बाद। अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आ रहा है? एक्सपेंस की बारी आ रही है। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस और द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रेवेन्यू। एक्सपेंसेस क्या है? इधर लिख रहा हूं, और द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रेवेन्यू। मतलब कि आपने जो रेवेन्यू हासिल किया, आपने जो आमदनी हासिल की, उसको हासिल करने के ऊपर जो आपने खर्चा किया वो आपके पास क्या कहलाते हैं? वो आपके पास एक्सपेंस है। जो आपने कॉस्ट लगाई वो आपके पास क्या है? एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस की अगर एग्जांपल देखें तो जैसे हमारे पास एक्सपेंसेस में आ रहा है भाई आपने परचेज किया, मतलब कि मैं आगे यहाँ पे लिखूं एग्जांपल इसकी लिखूं, एग्जांपल्स क्या लिखूंगा? आपने परचेज किया, आपने रेंट पे किया, आपने कमीशन पे किया, आपने कोई भी चीज खरीदी, तो दीज आर रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस। तो आपके पास क्या है? क्लास आपके पास एक्सपेंसेस से रेलेवेंट है। जी आगे इधर चलते हैं। हमारे पास
एक्सपेंसेस भी हो गए। एक्सपेंसेस के बाद अगर हम डिस्कस करते हैं अकाउंट्स में, तो वो हमारे पास आ रहा है कैपिटल, एनीथिंग which is invested by the owner of business is called capital. क्लास याद रखिएगा, कैपिटल इज प्लेइंग द रोल लाइक अ गॉड, यानी कि ह्यूमन बीइंग में, एक इंसान में आपका एक खून है जो अहमियत रखता है, इसी तरह आपका जो बिजनेस में कैपिटल जो है वो एक अहमियत रखता है। विदाउट कैपिटल वी कांट रन आवर बिजनेस, हम अपना बिजनेस कुछ नहीं चला सकते। मैं आपको बताऊं कि बिजनेस कैपिटल क्या होता है कि कोई भी चीज जो कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑनर की तरफ से, इस कॉल्ड को हमारे पास क्या कहलाता है, हमारे पास कैपिटल कहलाता है। आगे क्लास लायबिलिटीज क्या होती है? ऑब्लिगेशन obligations or debts of business is called liability। मसलन कि अगर हम बात करते हैं कि ऑब्लिगेशन और डेट्स की, तो ये ऑब्लिगेशन डेट्स कर्जा होता है और ऑब्लिगेशंस भी आपकी जिम्मेदारियों की जिम्मे में आ जाती हैं, यानी कि ऐसी जिम्मेदारियां जो कि आपको पता है कि कारोबार की हैं और आपको ये अदा करनी है। अच्छा क्लास, ऑब्लिगेशंस ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एसेट्स भी हो गया, एक्सपेंसेस भी हो गए, कैपिटल भी हो गया, इसके अलावा हमने डिस्कस किया एक्सपेंसेस को डिस्कस किया, तो उम्मीद है कि आपको जो हेड्स ऑफ अकाउंट्स की जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, लायबिलिटीज की अगर एग्जांपल लें तो हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें लोन है, और बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसके अलावा हमारे पास क्या आ रहा है, अकाउंट्स पेएबल है, बिल्स पेएबल है, तो दीज आर रिलेटेड टू द, आपके पास किससे हैं, ये एग्जांपल्स हैं आपकी लायबिलिटीज की। तो अगर हम क्लास बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू हमारे पास क्या आता है, रेवेन्यू की अगर हम बात करें, रेवेन्यू इनकम हमारे पास लास्ट हेड्स ऑफ अकाउंट था, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। रेवेन्यू की अगर हम बात करें, रेवेन्यू और इनकम क्या डेफिनेशन है रेवेन्यू और इनकम की, तो क्लास इट इज द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज। इट इज द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज provided by a business to its customer। Provided by business to its customer is called revenue और इनकम, ठीक है। वो हमारे पास क्या कहलाती है, रेवेन्यू या इनकम कहलाती है। मसलन के आपने फी रिसीव्ड की, एग्जांपल है हमारे पास फी रिसीव्ड की, आपने रेंट रिसीव किया, आपने कमीशन रिसीव की,
यानी कि ये अगर हम दोबारा से देखिए इसको पढ़िएगा कि इट इज अ प्राइस ऑफ अ गुड्स सोल्ड, ये उन चीजों की कीमत है जो कि आपने चीजें सेल की थी या सर्विस सेल की थी और आपका कस्टमर जो है वो प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस टू इट्स कस्टमर, यानी कि बिजनेस की तरफ से कस्टमर को आपने दिया, इज कॉल्ड रेवेन्यू और इनकम। एग्जांपल्स हैं फी रिसीव्ड किया है, रेंट रिसीव्ड किया है और कमीशन रिसीव किया है। सो क्लास दीज आर रिलेटेड टू द आपको मैं बता दूं कि दीज आर रिलेटेड टू द हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हेड्स ऑफ अकाउंट्स है। सो हाउ मेनी हेड्स ऑफ अकाउंट्स, देयर आर 5 मेन हेड्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें हमारे पास एसेट्स था, एक्सपेंस था, कैपिटल था, इनकम और रेवेन्यू और लायबिलिटी था। तो क्लास इंशाल्लाह अभी ये हमारा था चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने सारे की सारे बेसिक इंट्रोडक्शन लिया अकाउंटिंग का। इंशाल्लाह अगर आप चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलेंगे तो वहां पे हम ट्रांजैक्शन को सीखेंगे और चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास है एनालिसिस ऑफ जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, हम बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो एनालिसिस करेंगे। क्लास उम्मीद है कि आपको चैप्टर नंबर 1 की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी और ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से अकाउंटिंग के जो कि इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग में हमने किए। उम्मीद है कि आपको लेक्चर के तरीके से समझ आए। इंशाल्लाह तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।